हाय फ्रेंड्स, दिस इज सौमी एंड यू आर वाचिंग सोमीज टेक टिप। आज का जो टॉपिक होने वाला है ये बहुत दुख का टॉपिक है। एक्चुअली म्यांमार से न्यूज़ आई है कि 35 लोगों को, सिविलियंस को मार डाला गया है और उन्हीं के मिलिट्री ने ये किया है, जिनको झुंटा नाम से जाना जाता है। अगर आपको ये जानना है कि ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ, तो वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक ज़रूर देखिए। लेट्स गो। म्यांमार हमारे इंडिया का एक पड़ोसी देश है जिसके बारे में न्यूज़ में अक्सर कम बोला जाता है, इसीलिए क्योंकि एक तो टीआरपी आती है नहीं और दूसरा हमें कोई पड़ी ही नहीं कि वहाँ हो क्या रहा है। लेकिन अगर आप न्यूज़ चैनल्स में देखोगे, गूगल करोगे, तो आपको पता चलेगा कि म्यांमार की हालत कितनी ख़राब है। म्यांमार एक ऐसा देश है जो अभी मतलब 2008 से यहाँ पे पार्शियल डेमोक्रेसी आई है। पार्शियल डेमोक्रेसी का मतलब है आधी डेमोक्रेसी। तो बाकी की जो स्वतंत्रता है वो कहाँ गई? तो वो स्वतंत्रता इनकी जनता से ले ली गई है, उन्हीं की मिलिट्री द्वारा। मिलिट्री रूल जो होता है वो पाकिस्तान में भी चलता है, पर वो इनडायरेक्टली चलता है। म्यांमार में यहाँ पे डायरेक्टली चलता है। ये जो मास किलिंग्स चल रही हैं, इनके बारे में बहुत सालों से ये चीज़ें हो रही हैं। अगर आप डेटा देखें तो इंटरनेशनल कम्युनिटी में तो इसकी बहुत ज़्यादा निंदा की जाती है, बहुत ज़्यादा माना जाता है ये सब चीज़ें होनी नहीं चाहिए, पर क्यों कोई इसके बीच में नहीं आता, कोई इन सब चीज़ों को रोकता क्यों नहीं है? अभी हम लोग जानते हैं कि म्यांमार की असली सच्चाई है क्या। 2010 से ही म्यांमार में पार्शियल डेमोक्रेसी आई है और जब से पार्शियल डेमोक्रेसी आई है तब से वहाँ की जनता मास प्रोटेस्ट रैलीज करती आ रही है अपने अधिकारों के लिए। म्यांमार के जो सिविलियंस है वो मिलिट्री रूल्स के अगेंस्ट है और मिलिट्री रूल यहाँ पे काफी ज्यादा पावरफुल है और लोग त्रस्त है इससे। अगर डेटा के अकॉर्डिंग देखा जाए तो 1318 लोगों को मार दिया गया है एक साल के अंदर और 10,000 लोग अरेस्टेड हैं। और ये सारे जो लोग हैं वो सिविलियंस है, ये कोई मुजरिम नहीं है। सिविलियंस को बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया जाता है वहाँ के मिलिट्री के थ्रू, जिनको झुंटा नाम से भी जाना जाता है। म्यांमार हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों होता है? वो इसीलिए क्योंकि म्यांमार और इंडिया का जो शेयर्ड बॉर्डर है जो 1600 किलोमीटर का है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। हमारे इंडिया के नॉर्थ ईस्ट के 4 स्टेट्स इसके साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। एक बार मैप में देख लीजिए कौन कौन से हैं। ये 4 स्टेट्स हैं, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश। अभी देखिए म्यांमार है कहाँ। पहले इसे बर्मा कहा जाता था। इसके एक तरफ पे बांग्लादेश है, दूसरी तरफ इंडिया, नॉर्थ में है चाइना, लाओस और थाईलैंड ईस्ट में है, बे ऑफ बंगाल साउथ में है। म्यांमार का जो कैपिटल है वो है निपिया, तो इसका जो पॉपुलेशन है वो है 5.4 करोड़। साउथ ईस्ट एशिया का ये सबसे बड़ा कंट्री माना जाता है। यहाँ की जो मुख्य सिटीज है, एक है यांगोन और दूसरा मंडले। यहाँ 90% जो पॉपुलेशन है बुद्धिज्म को मानती है। यहाँ नेचुरल रिसोर्सेज भी काफ़ी ज़्यादा है, जैसे नेचुरल गैस, पेट्रोलियम, टिम्बर, गोल्ड, टिन, रूबीज, ये सब यहाँ पाए जाते हैं। इतना कुछ जानने के बाद भी आपको लग रहा होगा कि म्यांमार को तो बहुत रिच कंट्री होना चाहिए, पर ऐसा नहीं है। म्यांमार रिच इसलिए नहीं है, इसके पीछे भी बहुत बड़ा रीज़न है क्योंकि ये देश गरीब क्यों है। एक, सबसे पहले कि यहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ ठीक से हो ही नहीं पाया। सेकेंड, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, यहाँ मिलिट्री रूल चलता है। थर्ड, यहाँ पे गरीबी बहुत ज़्यादा है और फोर्थ, यहाँ पे सिविल वॉर्स हमेशा आए दिन चलते ही रहते हैं। तो क्या म्यांमार हमेशा से ऐसा था? नहीं, म्यांमार को इंडिपेंडेंस मिला था 1948 में, हमारे देश की आज़ादी के एक साल बाद ही। पर 1960 में म्यांमार में मिलिट्री रूल आ गया और 2010 तक ये मिलिट्री रूल कायम रहा। तो सोचिए ज़रा, 50 साल तक म्यांमार में मिलिट्री रूल था, तो देश का हाल कैसा रहा होगा ये आप सोच ही सकते हैं। 1960 में म्यांमार काफ़ी ज़्यादा रिच कंट्रीज में से जाना जाता था, पर यहाँ का जो मार्केट है वो ग्लोबल मार्केट के लिए ओपन नहीं हो पाया और जब ग्लोबलाइजेशन आया ही नहीं यहाँ पे, ये देश अपने आप गरीब होती गई। 2011 में कहीं जाके यहाँ पे मिलिट्री रूल हट के पार्शियल डेमोक्रेसी में बदला। यहाँ पे संविधान 2008 में आया और ये सब इसलिए हुआ क्योंकि वेस्टर्न कंट्री से काफ़ी ज़्यादा प्रेशर दिया जा रहा था, काफ़ी ज़्यादा सैंक्शंस लगाए जा रहे थे म्यांमार पे। फिर भी यहाँ की जो मिलिट्री है कोई तस से मस हुई नहीं, यहाँ पे अभी भी फुल डेमोक्रेसी आई नहीं है। तो झक मार के 2010 से इन्होंने पार्शियल डेमोक्रेसी लाने की कोशिश की और 2010 में जब ये पार्शियल डेमोक्रेसी आया तो एक और नाम उभर के सामने आया, वो था आंग सान सू की जी का। ये आंग सान सू की जी कौन है तो मैं बता देती हूँ। ये म्यांमार की ऑलमोस्ट लाइक प्राइम मिनिस्टर पोजीशन में है, वहाँ की स्टेट चांसलर रही है।
और उसी टाइम जो सबसे बड़ी पार्टी उभर के आई वो था NLD। 2016 से 2021 तक यही महिला आंग सान सू की जी स्टेट काउंसलर भी रही और साथ ही साथ इन्होंने अपनी पार्टी को भी बहुत अच्छे से मेंटेन किया, पर वो डेमोक्रेटिक रिफॉर्म लाने वाली थी जिसके अगेंस्ट वहाँ के मिलिट्री रूलर्स थे। और जब वो जनरल इलेक्शंस जीती, ये बिल्कुल सामने 2020 में जब वो जीती, तो उन्हीं के मिलिट्री रूलर्स ने उनके ऊपर फॉल्स चार्ज करवाया और उन्हें बोला गया कि उन्होंने गलत वे में ये इलेक्शन जीता है और उनको हाउस अरेस्ट में रखा गया। मैं बता देती हूँ, पहले भी 15 साल तक वो हाउस अरेस्ट में रह चुकी हैं। 2015 में इलेक्शन जीतकर सुकी स्टेट काउंसलर बनी, पर मिलिट्री वालों ने 100% पावर और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का जिम्मा उनको नहीं दिया। वहां के मिलिट्री रूलर्स ने ऐसा संविधान बनाया था कि 25% ऑफ सीट्स इन द पार्लियामेंट उन्हीं के पास रहेगा। ये सुनकर आपको भी हैरानी होगी, पर यही होता है पार्शियल डेमोक्रेसी। मैं आपको बता देती हूँ कि म्यांमार के जो मिलिट्री रूलर्स है वो सिर्फ पावरफुल ही नहीं, बहुत अमीर है। वहाँ की जो मेजर इंडस्ट्रीज है, ट्रांसपोर्टेशन है, जो भी चलता है उसका जो मेन पावर हैंडलिंग जो होती है वो वहाँ की मिलिट्री रूलर्स ही है, जो कि पार्लियामेंट में मेजर पोजीशंस में है। बोलते हो डेमोक्रेसी तो USA और वेस्टर्न कंट्रीज के दबाव में रह के आया, पर उसे भी मिलिट्री ने अब दबा लिया है। अभी भी सुकी को हाउस अरेस्ट में रखा गया है और अभी वहाँ की जनता प्रोटेस्ट कर रही है कि उनको बाहर निकाला जा सके। पर उनका हाउस अरेस्ट फिर से क्यों किया गया? ऐसा इसलिए है क्योंकि उनकी पार्टी कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स लाना चाहती थी और वहाँ के मिलिट्री रूलर्स ये बिल्कुल भी मानने को तैयार नहीं थे। वैसे भी वो 60 साल से रूल कर रहे, तो ऐसे रिफॉर्म्स थे जो वो मानने को कतई तैयार नहीं होंगे। वो क्या थे, यही सुनिए। उनका मेन डिमांड था कि मिलिट्री रूल्स हट जाए और वीटो पावर्स के लिए जो पार्लियामेंट में 75% का जो बहुमत चाहिए वो 70% हो। अब मिलिट्री ये सब क्यों मांगेगी? जो इतने सालों से इतनी सारी ताकत इंजॉय कर रही है वो थोड़ी ऐसे से दे देगी। इसलिए सोचिए, इलेक्शन में जीतने के बाद भी वो हाउस अरेस्ट में है और पावर अभी भी मिलिट्री रूलर्स के पास ही है। ये हाल है म्यांमार का। अब इंडिया का क्या स्टैंड है, ये जानिए। इंडिया का जो स्टैंड है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। देखिए, इंडिया खुद एक बहुत डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो हम उनका जो अप्रोच है डेमोक्रेसी के लिए उसको तो सपोर्ट करते हैं, पर हम उनके मिलिट्री रूल के अगेंस्ट भी नहीं जाते। इसका एक बहुत बड़ा रीज़न है। वो रीज़न ये है कि म्यांमार और इंडिया जो बॉर्डर शेयर करती हैं, वहाँ पर उग्रवादियों का थोड़ा आतंक रहता है, जो इंडिया के लिए काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। अगर आप वो एरिया देखोगे तो वो एरिया घनघोर जंगलों से भरा हुआ है। वहाँ पे म्यांमार की जो मिलिट्री है इंडिया के लिए काफ़ी सपोर्टिव है, इसीलिए इंडिया म्यांमार के मिलिट्री के अगेंस्ट में नहीं जा पा रही है। देखिए, ये जो इंडिया म्यांमार बॉर्डर है जो 1600 किलोमीटर लंबा है और नॉर्थ ईस्ट में काफ़ी उग्रवादी म्यांमार भाग जाते हैं, पर्टिकुलरली नागा उग्रवादी। और म्यांमार के नॉर्थ में जो कैचिन स्टेट है ये काफ़ी फेमस है। दिस इज़ फेमस फॉर मिलिटेंट्स और इन्हें चाइना पूरा सपोर्ट करता है क्योंकि चाइना से लगा हुआ है। ये कैचिन स्टेट जो है ये उग्रवादी लोगों का गढ़ है। ये उग्रवादी कभी चाइना भाग जाते हैं, कभी इंडिया आ जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि नॉर्थ ईस्ट बॉर्डर विथ इंडिया एंड म्यांमार और म्यांमार का कैचिन स्टेट काफ़ी वॉलेटाइल है, हालांकि ये न्यूज़ में नहीं आता है। अब मोटा बात करते हैं कि म्यांमार का स्टेट अभी कैसा है। म्यांमार काफ़ी अशांत और गरीब कंट्री है और यहाँ पे कोई भी बाकी देश जो है, पड़ोसी देश, पूरी तरीके से कोई भी हेल्प नहीं कर रहा है इनको। यहाँ का जो मिलिट्री रूल है इस देश को और भी ज़्यादा गरीब बनाया जा रहा है और सुकी जी जो है अभी हाउस अरेस्ट पे ही है। कब निकलेंगी, कब उनको रिहाई मिलेगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। यहाँ पे सिर्फ एक ही अच्छी बात है इंडिया के लिए कि यहाँ की जो डेमोक्रेटिक पार्टी है और जो मिलिट्री जो पार्टी है, दोनों इंडिया के लिए सपोर्टिव है। तो इसी के साथ मैं ये वीडियो एंड करती हूँ। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। म्यांमार के बारे में बहुत सारे लोगों को पता नहीं है और म्यांमार में क्या चल रहा है यहाँ तक हमें पता नहीं चलता, तो मैंने सोचा कि ये वीडियो आपके सामने लाऊं। अभी कोविड के सिचुएशन में भी ऐसी चीज़ें हो रही है पूरे वर्ल्ड में, ताकि आप वेल अवेयर रहे कि दुनिया में चल क्या रहा है। तो मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए और सेफ रहिए।